बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेकंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, विच इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वही है जो आपने पढ़ा था एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अंदर जब हमने बात की थी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, डिट्टो काम करेगा। कैश बेसिस का जस्ट अपोजिट होता है। इसके अंदर हम कैश की ट्रांजैक्शंस को तो रिकॉर्ड करते ही हैं, साथ ही में जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी जितनी भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम उनको भी यहां पे रिकॉर्ड करके चलते हैं। मतलब कैश में सेल किया वो तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, अगर कोई क्रेडिट में सेल किया है तो उसको भी हम यहां पे रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी क्रेडिट, चाहे सेल हो, चाहे परचेज हो, या फिर किसी भी प्रकार का आपका एक्सपेंस हो जो कि आपने आउटस्टैंडिंग नेचर का हो गया ना। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई खर्चा जो कि आपने इनकर तो कर लिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की है। खर्चा आपने इनकर तो कर लिया लेकिन उसकी आपने पेमेंट नहीं की, वो भी यहां पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और अगर कोई पैसा आपको मिलना था बट अभी मिला नहीं है, कोई इनकम ऐसी थी जो मिलनी थी और मिली नहीं है, तो उसको भी हम यहां पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। खासियत इसकी ये है कि ये नहीं है कि हम कैश भी रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट भी रिकॉर्ड करेंगे, मिलते वक्त कैश भी रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट भी रिकॉर्ड करेंगे, देते वक्त। साथ में यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको ज्यादा मिल जाएगा तो आप माइनस कर दोगे। अगर आपको एडवांस में मिल गया कोई पैसा जो कि अभी का नहीं है, आने वाले समय का है, तो उसको हम यहां से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, वैसे ही अगर आपने कोई एडवांस में पेमेंट कर दी है तो उसको भी आप क्या कर देते हो, माइनस। मतलब मोटा मोटा हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें एक पर्टिकुलर पीरियड का लेना है। यहां पे क्या काम करना है अपने को, एक पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंसेस और इनकम को लेना है। एक पीरियड का इनकम लेंगे और उसी पीरियड का हम क्या लेंगे, एक्सपेंस, और जो निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। ठीक है, मतलब कि अगर कोई चीज ऐसी है, इसको सिंपली ध्यान से सुनना, कि अगर कोई चीज ऐसी है जो कि इस पीरियड की तो है लेकिन उसको हमने पे नहीं किया या फिर वो हमें रिसीव नहीं हुआ है, इस वजह से हमने नहीं लिखा है, तो उसको हम यहां पे लिख देंगे, उसको हम यहां पे ऐड कर देंगे। सिंपल। कोई चीज जो इस पीरियड की और हमने लिख दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई चीज जो इस पीरियड की है, चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, लेकिन हमने नहीं लिखा है, तो उसको हम लिख देंगे। इनकम होगा तो इनकम में जोड़ देंगे, एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस में जोड़ देंगे। अब अगर कोई ऐसी चीज है जो कि आपने यहां लिख तो दी है लेकिन वो इस पीरियड की नहीं है, मतलब इनकम को आपने यहां जोड़ तो दिया लेकिन वो अगले साल का इनकम है, तो आप क्या कर दोगे, माइनस। कोई खर्चा आपने खर्चे में जोड़ तो दिया है लेकिन वो अगले साल का खर्चा है, प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड सैलरी है, कोई भी चीज जो प्रीपेड है जो कि इस पीरियड की नहीं है, तो उसको भी आप क्या कर दोगे यहां से, माइनस। मतलब कि इस पीरियड का खर्चा लेना है, इस पीरियड की इनकम लेनी है, और तब जो हम प्रॉफिट निकालेंगे वो उस पीरियड का प्रॉफिट होगा, ऐसा बता के चलता है आपको एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। द मोस्ट इंटरेस्टिंग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसी के बेसिस पे आपको पूरी अकाउंटिंग पूरे जीवन भर पढ़नी है। यही वो बेसिस है जो आपको कंपनीज एक्ट भी कहता है और लीगली इसको माना भी अच्छे से जाता है, और 99% जो लोग यूज करते हैं वो आपके एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही यूज करके चलते हैं रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ में भी जब आप अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटेंट बनेंगे और लोगों को इसके ऊपर ज्ञान देंगे, तो आप पाएंगे कि आपको जो भी लोग फॉलो कर रहे होंगे वो सारे के सारे एक्रूअल बेसिस ही फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट से देख लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश की हो चाहे वो नॉन कैश नेचर की हो। इट मींस इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न्ड और एक्रूड। मतलब कि इनकम को हम रिकॉर्ड कब कर लेंगे, चाहे इनकम अर्न हो गया तब तो रिकॉर्ड करना ही है, तब तो वो कैश हो गया। और एक्रू हो गया, एक्रू का मतलब क्या होता है कि इनकम आपकी जनरेट तो हो गई है, अभी आपको पैसे नहीं मिले बस, तो उस केस में भी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। इससे मतलब नहीं है पैसा मिला है चाहे नहीं मिला। एग्जाम्पल, सेल्स मेड ऑन क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल सेल्स ऑफ द पीरियड। कोई भी क्रेडिट में हमने सेल किया है उसको हम टोटल सेल्स में इंक्लूड कर लेंगे, उसको ऐड कर लेंगे। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड और बिकम ड्यू एंड नॉट व्हेन कैश इज पेड फॉर देम। मतलब कि एक्सपेंस आपने इनकर कर दिया तब तो ऐड करना ही करना है, वो तो आपकी कैश एक्सपेंस हो गई। और या फिर इनकम जो है वो अभी आपकी ड्यू है, इनकम अभी आपकी ड्यू है, अभी आपने पेमेंट नहीं की, मतलब कि खर्चा तो है वो आपने कर तो दिया है, एक्सपेंस जो है वो आपने कर तो दिया लेकिन उसका भुगतान नहीं किया, आपने काम करा लिया, सैलरी नहीं दी है, आप किसी भी ऑफिस के अंदर आप रह लिए बट वहां का भी आपने रेंट नहीं दिया, तो जैसे ही महीना खत्म हुआ एक्सपेंस आपका ड्यू तो हो गया बट अभी आपने एक्सपेंस की पेमेंट नहीं करी है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो उस पीरियड का जिस पीरियड की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसको हम इंक्लूड कर लेंगे, चाहे आपने कैश दिया हो चाहे ना दिया हो। एग्जांपल के तौर पे रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड बट नॉट पेड
विल बी ट्रीटेड एक्सपेंस। कोई रेंट है जो ड्यू हो गया, आपने पे नहीं किया, उसको भी एक्सपेंस मान लिया जाता है फॉर द पीरियड व्हेन इट इज ड्यू, नॉट इन द पीरियड व्हेन इट इज पेड। अच्छा, जब का मानेंगे? जब ये ड्यू हुआ। सपोज करो अप्रैल का रेंट था, आपने पे किया है मई में, तो हम खर्चा कब का मानेंगे? अप्रैल का कि मई का? तो हम मानेंगे अप्रैल का। मई में पे किया, उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसको पहले ही काउंट कर चुके हैं। कब? अप्रैल के महीने में। Hence, in accrual basis, profit or loss of a particular period is the result of matching of the revenues earned and expenses incurred during the period। जो भी हमारे expenses और जो भी revenues है उसको हम मैच करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड का, और उसका रिजल्ट जो भी होता है वो हमारा या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। दिस मेक्स इट्स नेसेसरी टू कंसीडर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग को ध्यान रखना है, कोई ऐसा खर्चा जो जुड़ना चाहिए जुड़ा नहीं है तो हम जोड़ देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कुछ ज्यादा जुड़ गया तो उसको आप माइनस कर दोगे, जुड़ा नहीं है तो आप जोड़ दोगे। एक्रूड इनकम्स, कोई इनकम जो आपने अर्न कर लिया लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है, आप उसको जोड़ दोगे। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई ऐसा इनकम है जो कि आपको एडवांस में मिल गया, इस पीरियड का नहीं है, तो उसको आप यहां से हटा दोगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दीज आर दी बेसिक 4 रूल्स जो कि एक्सपेंसेस के वे में आपको दिखाई देंगे। कंपनीज एक्ट 2013 है, ये आपको कह के चलता है कि भैया जो भी कंपनीज हैं जो कि इस कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है, उनको तो कौन सा अकाउंटिंग फॉलो करना है? एक्रूअल ही फॉलो करना है। उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो कैश बेसिस या फिर हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करें। उनके पास वन एंड ओनली ऑप्शन है विच इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ समराइज वे में अगर बात कर ले तो क्या फायदे क्या नुकसान है इसके, तो एडवांटेजेस की बात करें तो ये जो हमारा प्रॉफिट और लॉस डिस्क्लोज करता है वो ट्रू प्रॉफिट और लॉस कहलाता है। मतलब कि वो एक पर्टिकुलर पीरियड का एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस है, उसके अंदर हमने कोई भी छेड़खानी नहीं करी है, किसी प्रकार का मैनिपुलेशन वहां पे नहीं किया गया है। और जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी डिपेक्ट की जाती है वो भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली ट्रू ही मानी जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर हम क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके अंदर हम हर प्रकार के एडजस्टमेंट जो भी संभव है वो करके चलते हैं, चाहे वो हमारे आउटस्टैंडिंग नेचर के हो, चाहे प्रीपेड नेचर का हो, चाहे क्रूड नेचर का हो, चाहे एडवांस नेचर का हो। इसकी जो भी एडजस्टमेंट करनी चाहिए वो हम करके चलते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आपकी अकाउंटिंग का, उसको भी यहाँ पे फॉलो किया जाता है। रेवेन्यू जिस पीरियड के हो उसी पीरियड के एक्सपेंसेस वहां से लेस किए जाते हैं ताकि जो प्रॉफिट हो वो आपका उसी पर्टिकुलर पीरियड का निकले और ट्रू एंड फेयर भी वो दे सके। तो मैचिंग प्रिंसिपल जो बात बताता है वो बात की यहाँ पे कंप्लायंस होके चलती है। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट जो अलग अलग साल का होता है वो भी यहाँ पे हो पाता है बहुत अच्छे से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है डिस्टिंक्शन है प्रॉपरली कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। कैपिटल एक्सपेंडिचर को उसके हिसाब से ट्रीट किया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को उसके हिसाब से ट्रीट किया जाता है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो आपका एसेट में जाके क्रिएट होगा और ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ जो है उसको स्प्रेड कर दिया जाता है, और स्प्रेड करते हुए कहां पे लेके आते हैं? हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लेके आते हैं। इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चाएं पीछे की हुई है, तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई दिक्कत है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहां लगते हैं? ये सारे एक्रूअल में ही लगते हैं, कैश बेसिस के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता। नाउ एट लास्ट किसको कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा रिकॉग्निशन प्राप्त है। बात करें डिसएडवांटेज की तो भैया दिक्कत क्या है इसके अंदर? जब इतनी सारी इसके अंदर अच्छाइयां हैं तो लोग क्यों चर्चा में रखते हैं कैश बेसिस को? कैश बेसिस है ही क्यों? हमारे कॉन्सेप्ट से ही उड़ जाना चाहिए, सिर्फ एक्रूअल को ही चलाना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं है। कैश बेसिस बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने भी सवाल भी देखा था, या आप अगर समझ भी पा रहे हो तो इसके अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेंगी, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, क्रूड है, इस टाइप की बहुत सारी प्रकार की एडजस्टमेंट्स यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपका बिल्कुल सिंपल है, जो आया वो प्लस, जो गया वो माइनस, जयराम जी की। तो इस वजह से ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं एक्रूअल की, कि ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल आपका कैश बेसिस है। ये कहीं हद तक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर हम कई सारे एस्टिमेट्स और कई सारे पर्सनल जजमेंट्स यूज करते हैं, तो इस वजह से भी ये इसकी डिसएडवांटेजेस है कि भैया यहाँ पे आपके अपने जजमेंट्स यूज हो रहे हैं, अपने एस्टिमेट्स। जजमेंट्स कैसे? कि आपके पास डेप्रिसिएशन का 2 मेथड है, आप SLM यूज कर सकते हो, आप WDV यूज कर सकते हो। क्या होता है फिलहाल आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बट द पॉइंट इज कि कोई भी 2 प्रकार के अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आपके पास यहाँ पे अपनी चॉइस है कि आप इसको चूज करते हैं कि इसको चूज करते हैं। राम इसको चूज कर सकता है और श्याम चाहे तो इसको चूज कर सकता है, या फिर पहले राम ने ये चूज किया था और आगे चल के राम चाहे तो इसको फिर से बदल के WDV में आ सकता है। तो दिस टाइप की जजमेंट्स और एस्टिमेट्स का आपके पास एडवांटेज है, इस वजह से कहते हैं कि भैया इसमें तो इंसान अपनी मनमानी चला सकता है। तो दिस इज वन ऑफ काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस इन एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए जी, तो ये बेसिक्स थे। ऑल्दो हमने इसके ऊपर काफी चर्चा पीछे की हुई थी, अब अगर इसके ऊपर हम सवाल सॉल्व करने की कोशिश करें तो जो हमने एक क्वेश्चन किया था, जिसको हमने सॉल्व किया था अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं
एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब सेम क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि इस पे नेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके दिखाओ एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर एक्रूअल के कॉन्सेप्ट से काम करेंगे तो हमें इस पे कैसे काम करना होगा, हम कहेंगे क्रेडिट सेल है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी इंक्लूड किया जाएगा। आप मेंशन करोगे क्रेडिट सेल्स कितना, 2,50,000, ठीक है। अगला क्या आएगा, कैश सेल्स, तो कैश सेल्स तो आना ही आना है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। तो कैश सेल्स कितना है, 4 लाख रुपए, ये भी आप इसमें ऐड कर दोगे। इसके बाद अगला क्या है, एक्सपेंसेस आउट ऑफ विच 30,000 इज स्टिल टू बी पेड, 50,000, 50,000 का खर्चा है, 30,000 अभी हमने देना बाकी है, मतलब 20 दे चुके हैं, 30 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो इसको भी आप क्या करोगे, आप लिखोगे यहां पे कैश एक्सपेंस कितना, 20,000 रुपए, सॉरी, या इसको इस तरीके से आप, बेसिकली प्रेजेंटेशन का एरिया है, इसको मैं और अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगा आगे चल के, बट फिलहाल बात करें तो आप ऐसे कह सकते हो कि टोटल जो आपका रेवेन्यू है वो कितना निकल के आया, 6,50,000। अब इसमें से अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो पहला एक्सपेंस था आपका क्या, कैश एक्सपेंस विच इज 20,000, और दूसरा क्या था आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि आपका अभी पे नहीं किया गया है, वो कितना था, 30,000 रुपए। अब एक साथ भी 50,000 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, दीज ऑल आर टाइप ऑफ प्रेजेंटेशंस, लोग किसी भी तरीके से प्रेजेंट करें, पॉइंट वही है जो चल रहा है यहां पे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टोटल आपका खर्चा कितना हो गया, 50,000, इसको आप बोलोगे क्या, एक्सपेंसेस। लेट से रेवेन्यू को मैं कह देता हूं ए और एक्सपेंसेस को कह देता हूं बी, तो आप क्या बोलोगे, नेट प्रॉफिट, जो कैसे निकलेगा, ए माइनस बी। तो ए में से जब बी को लेस करोगे तो 650 में से 50 गया, कितना आएगा आपका, 6 लाख रुपए। दिस इज योर प्रॉफिट, प्लस में आया तो प्रॉफिट है, माइनस में आता तो लॉस हो जाता, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब आप देखोगे तो जब आपने इसमें काम किया था तो आपने 40,000 में से सिर्फ 20,000 माइनस किया था, और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपने प्रॉफिट बताया था 3,80,000 रुपए, और इसके अंदर प्रॉफिट आया आपका 6 लाख रुपए का, काफी डिफरेंस है। अब किसी को आप 3,80,000 बचाओ और किसी को 6 लाख बताओ, तो इसके अंदर आपके जो यूजर्स हैं उसके ओपिनियन काफी हद तक चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए ये भी मैटर करता है कि यूजर जो है वो डिसाइड जो करें वो सही प्रॉफिट और लॉस पे डिसाइड करें, और जो आपका एक्रूअल बेसिस प्रॉफिट लॉस बता रहा है वो आपका एक्चुअल है, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस है, एज कंपेयर टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट। यहां पे सारी आउटस्टैंडिंग और सारी क्रेडिट वाली आइटम्स को भी इंक्लूड कर लिया जाता है इन आवर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है सर। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ बात करेंगे हाइब्रिड की और थोड़ी सी और टेक्निकल, फिर आ जाएंगे हम अपने सवालों के ऊपर। तो इतना ही था एक्रूअल के अंदर जो आपको बताना था। लेंगे ब्रेक, फिर करेंगे करेक्ट।